देखिए, ये हम लोग का अकाउंटिंग थ्योरी है। टोटल मैंने अभी 40 क्वेश्चन रेडी किया है, ठीक है? 40 क्वेश्चंस। ये जो 40 क्वेश्चंस हैं, ये लास्ट 5 ईयर में आए हुए हैं, ठीक है? ये जो 40 क्वेश्चन है, ये लास्ट 5 ईयर में आया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है? इसको मैं 2 पार्ट में कवर करूँगा। पार्ट ए आज होगा, पार्ट बी आज होगा, ठीक है? पार्ट ए में 20 क्वेश्चन, ठीक है? और पार्ट बी में 20 क्वेश्चंस होगा। और यूट्यूब में भी पार्ट ए और पार्ट बी करके अपलोड होगा और ऐप में भी ऐसे होगा। आपका आज कौन-सा दिन है? आज कौन-सा दिन है भाई? दिन बताओ फटाफट मेरे को। आज बृहस्पति थर्सडे है ना? लाइव स्टूडेंट। तो भैया सुनो, आज ये पार्ट बी होगा आपका थर्सडे और पार्ट ए होगा थर्सडे और पार्ट बी होगा आपका फ्राइडे, ठीक है? और मैं एकदम टाइम नहीं दूँगा, मेरे को सैटरडे ये 40 क्वेश्चन का टेस्ट लेना है। इस बार जो टेस्ट में नहीं आया उसको ऑफलाइन में अलाउड ही नहीं करेंगे। अब तुम लोग ऑनलाइन ही पढ़ो। अब सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, जो ऑफलाइन आता है, ऑफलाइन में कम से कम भाई 60-70 स्टूडेंट है ऑफलाइन में। जिस दिन सब लोग आता है, मेरा सेंटर छोटा हो जाता है। टेस्ट वाले दिन बहुत कम लोग आता है। पार्ट ए और पार्ट बी, आज पार्ट ए पढ़ो, प्रिपरेशन करो। कल क्योंकि तुम्हारे एग्ज़ाम में ना, ये जो अकाउंटिंग थ्योरी है, ये मिनिमम 15 नंबर का है। मिनिमम तुम्हारे एग्ज़ाम में 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है अकाउंटिंग थ्योरी और मेरे को 15 में 15 चाहिए। तो आज पार्ट ए आज मैं पार्ट ए पढ़ा रहा हूँ, रात भर में पार्ट ए रेडी करो। कल मैं सेम टाइम पे पार्ट बी पढ़ाऊँगा, रात भर में पार्ट बी कंप्लीट करो। परसों सैटरडे मिलो सेंटर में और मेरे को पार्ट ए और पार्ट बी का जो 40 क्वेश्चन है, 40 में से 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूँगा। लाइव स्टूडेंट बोलो, समझ में आ रहा है मेरा बात? हेलो, सब लोग बोलेगा? जी सर। हाँ सर। सबको आना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा। कोई अगर आस-पास रहता है, गिरीश पार्क एरिया में कोई आस-पास रहता है या 5 किलोमीटर के अंदर रहता है या ऑफलाइन वो आ सकता है, तो ऑनलाइन वाले भी आके ऑफलाइन में एग्ज़ाम देंगे। तो आपका सैटरडे का पार्ट ए और पार्ट बी आपका सैटरडे होगा, ठीक है? इसीलिए पता है मैं अलग-अलग पार्ट पढ़ा रहा हूँ। 20-20 क्वेश्चन का मैं बना दिया। चलो आज 20 क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, तो रात भर में 20 क्वेश्चन रेडी कर लो। कल मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, रात भर में 20 क्वेश्चन रेडी कर लो। सैटरडे मिलो, मैं टेस्ट लूँगा। अगर ऑनलाइन वाले भी ऑफलाइन आकर के टेस्ट दे सकते हैं तो भाई आइए, अदरवाइज़ आप गूगल मीट के थ्रू बैठकर एग्ज़ाम देंगे और पीडीएफ बना करके हमारा ऑफ़िस नंबर पे या मेरे नंबर भेजेंगे और हम लोग वहाँ पे एट अ टाइम चेक कर देंगे, ठीक है? चलो, तो एकदम रेडी रहो, अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले सबसे पहले बात करते हैं ये थ्योरी कहाँ मिलेगा? ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया है। यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, वहाँ पे थ्योरी मिल जाएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना भाई, जितने भी कॉलेज ग्रुप में वीडियो जाना चाहिए, ठीक है? और मेरे पेड स्टूडेंट भाई, आप लोग भी थोड़ा-सा कृपा दृष्टि बनाइए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है? देखो ध्यान से, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ? बिज़नेस में छोटा से छोटा, बड़ा सा बड़ा, जितना भी ट्रांज़ैक्शंस है, दैट इज़ कॉल्ड फाइनेंशियल। सेल हुआ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, एक्सपेंसेस हुआ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का पार्ट है, एसेट हुआ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पार्ट है, लायबिलिटी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, कोई बैड डेब्ट हो गया फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पार्ट। मतलब ए टू जेड समझ रहे हो? ए से लेकर के जेड जितना भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है उस सबको बोलते हैं अकाउंटिंग। वर्ड क्या है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो सर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या-क्या आता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आपका सब्सिडियरी बुक आता है, कैश फ्लो आप बनाते हैं ना, कैश बेसिस बनाते थे, कैश बुक बनाते थे। तो सब्सिडियरी बुक, कैश बुक आपका आता है। जितने भी क्रेडिट परचेज़ नोट बनाते थे वो भी आता है इसमें। आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट वो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। जो आपका ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट वो भी इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। जो आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो वो भी आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट है। तो हर एक ट्रांज़ैक्शन जो बिज़नेस में हुआ है, चाहे वो छोटा ट्रांज़ैक्शन हो, चाहे वो बड़ा ट्रांज़ैक्शन, चाहे वो एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन, चाहे वो एसेट और लायबिलिटीज़ रिलेटेड ट्रांज़ैक्शन, कोई भी ट्रांज़ैक्शन, तो दैट इज़ कॉल्ड कंप्लीट ट्रांज़ैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो एक बुक्स ऑफ अकाउंट है ना, उसमें सब्सिडियरी बुक भी है, उसमें पीएल भी है, उसमें बैलेंस शीट भी है, उसमें ट्रेडिंग भी है, उसमें पीएल एप्रोप्रिएशन भी है, उसमें कैश बुक भी है, उसमें क्रेडिट नोट भी है, डेबिट नोट भी है। सबको मिला दोगे दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या-क्या आता है देखो, इट इंक्लूड एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी एंड एक वर्ड फोकस करना, ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिज़नेस। जितना भी बिज़नेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस समझ रहे हो कि पूरे साल भर का सेल कितना है, पूरे साल भर का एक्सपेंसेस कितना है, पूरे साल भर का लोन कितना है, मतलब लायबिलिटी कितना है, पूरा एसेट कितना है।
तो पूरे साल भर का जो खर्चा है, पूरे साल भर का जो इनकम है, पूरे साल भर का जो एसेट लायबिलिटी है, सबको मिला दोगे, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बोलो क्लियर है? एवरी स्टूडेंट प्लीज़ बोलिए फटाफट। ठीक है, अब सुनिए, अब इसमें हेल्प क्या होता है? देखो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो बेसिकली बोल सकते हैं ना, हर एक पर्सन के लिए उसका अलग-अलग इम्पैक्ट है। जैसे एज़ ए ओनर हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट जब मैं बोलूँगा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा हूँ, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में सब आता है ना? उसमें सब्सिडियरी बुक भी आएगा, उसमें ट्रेडिंग पीएल भी आएगा, बैलेंस शीट भी आएगा, सब आएगा। तो एज़ ए ओनर मान लो आप शेयर होल्डर है, तो शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी के ओनर होते हैं। तो एज़ ए ओनर मैं जब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर रहा हूँ, तो मुझे मेरा इंटेंशन इस बात का है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही होना चाहिए एंड जो भी प्रॉफिट वगैरह दिख रहा है वो ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, मतलब वो सही होना चाहिए। तो उस प्रॉफिट से मुझे ये पता चलेगा कि साल भर में मेरी कंपनी ने कितना कमाया है या उस कंपनी में जो मैंने पैसा लगाया, उस पैसे से मुझे ओवरऑल प्रॉफिट कितना मिला। तो एज़ ए ओनर जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करूँगा, तो इस इंटेंशन से चेक करूँगा कि मेरे को साल भर में कितना कमाई हुआ है, मेरा साल भर का ओवरऑल प्रॉफिट क्या है। तो ओनर जब भी चेक करेगा प्रॉफिट को देखने के लिए। एज़ ए मैनेजर अब सपोज़ मैं मैनेजर हूँ, तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करूँगा इस मकसद से कि भाई मेरे को प्लानिंग करना है। अगर इस साल का टर्नओवर कम है, तो मेरे को प्लानिंग करना है कि नेक्स्ट ईयर का टर्नओवर क्या हो, ज़्यादा हो। इस साल के एक्सपेंसेस अगर बहुत ज़्यादा हो गए, तो मुझे इस प्रकार से प्लानिंग करना है कि नेक्स्ट ईयर का जो आने वाला एक्सपेंसेस वो कंट्रोल में रहे, ज़्यादा ना हो। बिकॉज़ आपको पता है, किसी भी बिज़नेस में अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम हो जाएगा, तो लॉस होने का संभावना है या प्रॉफिट कम होने का संभावना। तो एज़ ए मैनेजर, एज़ ए डायरेक्टर जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करूँगा, तो इस इंटेंशन से चेक करूँगा कि मैं सारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को देख करके अच्छे से प्लानिंग कर पाऊँ, अच्छे से होता है ना प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, बजटिंग मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो आपको पढ़े थे ना ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़े थे ना 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो एज़ ए मैनेजर जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करूँगा, तो इस इंटेंशन से चेक कर पाऊँगा कि मैं ओवरऑल प्लानिंग अच्छे से कर पाऊँ। प्लानिंग जैसा बुक्स ऑफ अकाउंट है उसके हिसाब से मैं प्लान कर पाऊँ, उसके हिसाब से मैं कोऑर्डिनेशन, उसके हिसाब से मैं कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ये सब मैं अच्छे से कर पाऊँ। यही सेम चीज़ लिखा हुआ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हेल्प्स मैनेजमेंट इन प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड इवैल्यूएटिंग द बिज़नेस। अब मान लो एज़ ए मैनेजर मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट चेक किया, मुझे लग रहा बाप रे! प्रॉफिट तो बहुत कम हो गया, टर्नओवर तो बहुत गिर गया, एक्सपेंसेस तो बहुत बढ़ गया। तो अब मुझे प्लान करना पड़ेगा, क्या प्लान करना पड़ेगा कि कैसे मैं अपना टर्नओवर बढ़ाऊँ, कैसे मैं अपना प्रॉफिट को बढ़ाऊँ। जैसा आपको पता है पहले हम लोग क्या करते हैं प्लानिंग करते हैं, फिर क्या करते हैं कोऑर्डिनेशन करते मतलब वही प्लानिंग करते हैं, फिर हम लोग करते हैं ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोलिंग, बजटिंग, स्टाफिंग करके फिर लास्ट में हम लोग ओवरऑल चेक करते हैं कि भैया हमारा जो प्लानिंग था वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना? तो इसको अपने बोलते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एज़ पर द मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? एज़ ए इन्वेस्टर जब मैं चेक करूँगा तो इस बात के लिए चेक करूँगा कि भैया हम ओवरऑल कितना प्रॉफ़िट कमाए। तो इन्वेस्टर एंड क्रिएटर आल्सो यूज़ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट और लेंड मनी टू बिज़नेस। इन्वेस्टर जब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा तो अगर प्रॉफ़िट रहेगा तो उसको लगेगा भैया बिज़नेस तो अच्छा है। अगर बिज़नेस ने प्रॉफ़िट कमाया है तो इन्वेस्टर को क्या लगेगा धंधा अच्छा है, चलो और इन्वेस्ट करो। एज़ ए क्रेडिटर, एज़ ए सप्लायर जब मैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करूँगा, तो इस इंटेंशन से चेक करूँगा कि भैया सामने वाला जो बिज़नेस है, अगर प्रॉफ़िट में है, तब तो इसको उधारी देंगे। क्योंकि प्रॉफ़िट में रहेगा, तो उधारी देने से पैसा मिल जाएगा। लेकिन सामने वाला खुद लॉस में है, तो वो मेरा उधारी कैसे चुकाएगा? तो क्रेडिटर लोग भी बड़ा-बड़ा उधारी देने से पहले, बड़ा-बड़ा माल को सप्लाई करने से पहले बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करते हैं। क्योंकि वो करोड़ों का माल तो दे देंगे, करोड़ों का तो सप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर सामने वाला लॉस मेकिंग कंपनी है, तो उधारी कैसे चुकाएगा? दैट इज़ व्हाई वो लोग पहले क्या चेक करते हैं कि तुम्हारा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है? अगर तुम्हारा बिज़नेस प्रॉफिट में है, तो सप्लायर को, क्रेडिटर को उधारी देने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तुम्हारा बिज़नेस लॉस में है, तो तुम तो ऑलरेडी डूबे हुए हो। अब तुमको अगर मैं उधारी दे दिया, तुम अपना खुद का बिज़नेस सँभाल नहीं पा रहे हो, तो मेरा उधारी कैसे निकालोगे? मेरा उधारी का पेमेंट कैसे करोगे? दैट इज़ व्हाई क्रेडिटर भी क्या करता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अगर मैं एक सिंगल वर्ड बोलूँ, गवर्नमेंट से लेकर के, पब्लिक से लेकर के, एम्प्लॉयी से लेकर के, मैनेजमेंट तक सारे लोग बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं। पर जब सब लोग चेक करते हैं तो अलग-अलग इंटेंशन के साथ चेक करते हैं। गवर्नमेंट
बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करवाता है, तभी तो गवर्नमेंट बोलता है पूरे साल भर का लेखा-जोखा हमारा वेबसाइट पे अपलोड करो। mca.gov.in गवर्नमेंट का पोर्टल है। हर एक कंपनी को पूरे साल भर का एनुअल रिटर्न मतलब पूरे साल भर का जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। गवर्नमेंट भी चेक करती है, इस पॉइंट ऑफ व्यू चेक करती है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया है, उसके हिसाब से आपने टैक्स दिया या नहीं दिया। गवर्नमेंट भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करती है, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन्वेस्टर भी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है, प्रॉफिट कितना कमाया और साथ ही साथ अब उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक। सप्लायर भी चेक करता है कि इसको उधारी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ओनर भी चेक करता है, मैनेजमेंट भी चेक करता है कि भैया ओवरऑल बुक्स ऑफ अकाउंट हमारा क्या दिखा रहा है। पूरे साल भर में हमने जो ट्रांज़ैक्शंस किए हैं, उस ट्रांज़ैक्शन से हमारे बिज़नेस का स्ट्रेंथ क्या है, हमारे बिज़नेस का ओवरऑल स्टेबिलिटी कितनी है। फिर उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेगा। मतलब अगर बिज़नेस लॉस की तरफ जा रहा है, तो भैया बिज़नेस अनस्टेबल है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा? प्रॉफिट में लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करेगा, एक्सपेंशन करेगा, नए-नए प्रोडक्ट लॉन्च करेगा या जो गलतियाँ हो रही है उसको ठीक। एक वर्ड होता है ना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो कि तुमको ऑडिट में पढ़ने को मिलेगा। तो एक मैनेजमेंट क्या करता है सही इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या होता है? तुम मुझे जस्ट एक बात का आंसर दो। किसी भी बिज़नेस में अगर फ्रॉड और एरर होगा तो बिज़नेस क्या सही है? बस मेरे को आंसर इसी बात का दो। क्या बिज़नेस सही है? फ्रॉड और एरर हो रहा है। लाइव स्टूडेंट बिज़नेस में फ्रॉड और एरर हो रहा है, बिज़नेस सही है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। तो फ्रॉड और एरर को रोकने के लिए जो सिस्टम बनाया जाता है ना उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल। अगर कहीं पे कंपनी देख रही है कि मेरा लॉस हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है? उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, सही इंटरनल सिस्टम बनाते हैं कि चेक करेंगे कहीं हमारे लोग ही तो मिलकर के फ्रॉड नहीं कर रहे, कहीं हमारे लोग ही तो इनडिसिप्लिन नहीं हो गए, कहीं केयरलेस तो नहीं हो गए, कहीं उसके वजह से तो लॉस तो नहीं हो रहा। होता है, एवरी टाइम देखिए आपने डिसीजन सही ले लिया, लेकिन डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने वाला कौन है? इंसान है, एम्प्लॉयी है। अब एम्प्लॉयी ही अगर चोरी-चमारी कर रहा है, एम्प्लॉयी ही अगर मेहनत नहीं कर रहा है, तो आपका प्लानिंग अच्छा नहीं होगा। तो कंपनी फिर डिसाइड करती है कैसे हमें लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं। फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी चीजें करती है। तो मैनेजमेंट भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पर्सन अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिसमें सप्लायर का इंटरेस्ट है कंपनी को उधारी देना चाहिए, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है प्रॉफिट में, गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है टैक्स में, मैनेजमेंट का इंटरेस्ट ओवरऑल प्लानिंग। समझ गया? तो सब अपने अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा पूरा अकाउंटिंग। बोलो टॉपिक क्लियर है? पूरा डिटेल में पढ़ा दिया, टॉपिक क्लियर है ये चीज़? जब तक नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं पढ़ूँगा, तुम लोग कुछ बोलता ही नहीं है। बोलो, ठीक है ना? हाँ, ठीक है चलो। 1-2 लोग बोलेगा तो हमको लगेगा हाँ, हम ठीक पढ़ा रहा है। हू आर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? आंसर डन, आंसर डन। मैंने जो 10 मिनट बका ना, वो 10 मिनट में ये कवर है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूज़र कौन? यूज़र मतलब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कौन-कौन चेक करता है? भैया पहले बात करते हैं इंटरनल यूज़र। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करता है ओनर, मैनेजर, एम्प्लॉयी। ओनर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनेजर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्प्लॉयी अपने पॉइंट। ठीक है। एक्सटर्नल यूज़र में कौन-कौन होता है? गवर्नमेंट होता है, आम पब्लिक होती है। आम पब्लिक मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे रिलायंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो पहले मैं क्या करूँगा रिलायंस कंपनी का पूरा जो डेटा है, पूरा जो बैलेंस शीट है, पूरा जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पहले मैं चेक करूँगा। तो पब्लिक भी चेक करती है। तो अगर पब्लिक को लगता है नहीं भैया सब कुछ ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो एक्सटर्नल में कौन-कौन आएगा? गवर्नमेंट आएगा, क्रेडिटर आएँगे, क्रेडिटर आएँगे, लायबिलिटी होल्डर बैंक वाला भी लोन देने से पहले चेक करेगा। अब बैंक वाले के पास लोन लेने गए, बैंक वाला आपको ऐसे आँख बंद करके लोन नहीं देगा, पहले वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा। आप लॉस में है तो क्यों लोन देगा आपको? आप प्रॉफिट में है, आपका टर्नओवर अच्छा है, तो बैंक वाला बोलेगा ठीक भैया आप तो लॉस में आप तो प्रॉफिट में है, आपका टर्नओवर भी अच्छा है, ले जाइए लोन लीजिए, कोई इश्यू नहीं। तो एक्सटर्नल यूज़र कौन-कौन है? यूज़र का मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कौन-कौन चेक करेगा? तो सच एज़ इन्वेस्टर मतलब यहाँ पे पब्लिक की बात हो रही है। जो पब्लिक इन्वेस्ट करने वाली है, जो पब्लिक उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने वाली है, उसकी बात हो रही है। क्रेडिटर, गवर्नमेंट, कस्टमर एंड सप्लायर, दे आर द एक्सटर्नल यूज़र। व्हाट आर द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एक फीचर्स आपको पूछा है। क्वालिटेटिव मतलब बेस्ट फीचर्स पूछा। पहला क्या होता है रिलायबिलिटी। देखिए, अगर आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही है, तो लोग भरोसा करते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो सप्लायर हो, चाहे वो बेसिकली कस्टमर हो, चाहे एम्प्लॉयी हो, चाहे मैनेजमेंट हो, चाहे ओनर, कोई भी हो। रिलायबिलिटी मतलब ट्रस्ट। तो बुक्स ऑफ अकाउंट सही बना है या गलत बनना, इसीलिए तो ऑडिट करवाते हैं। इसमें तो सीए का स्कोप है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इसलिए स्कोप है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बना, लोग भरोसा कैसे करेंगे?
तो सीए क्या करता है, उसका ऑडिट करता है, फिर एक रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट में लिखता है कि भैया हमने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, वो सॉरी हमने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स और जो भी कंपनीज़ लॉ वगैरह हैं, उनको फॉलो करके हमने सामने वाली कंपनी का पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया है। और इनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रहा है, मतलब उनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो सही है। तो जब ये सीए ये लिख करके दे देता है कि सामने वाला मान लो एक्स लिमिटेड है, तो सीए ये लिख करके दे देगा कि एक्स लिमिटेड ने जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाया है, अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करके बनाया है, इंड एएस और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो सबको फॉलो करके बनाया है। और साथ ही साथ जब मैं ऑडिटिंग कर रहा था, तो मैंने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनी लॉ एंड अदर लॉ जितने भी एप्लीकेबल हैं उस कंपनी में, सारे लॉ को फॉलो करके मैंने ऑडिट किया है। और अब मैं इस कंक्लूजन पे आता हूँ कि सामने वाले का जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही है। जब ये सीए लिख करके दे देता है, तो लोग मान जाते हैं। इसीलिए तो सीए का स्कोप है, अदरवाइज़ सीए का स्कोप नहीं होता। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, ट्रस्टवर्दी एंड फ्री फ्रॉम द मेजर एरर। आपका जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, वो आपका रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मतलब लोग उस पे भरोसा कर पाएँ। याद रखिए, भरोसा तभी होगा जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके देगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब रिपोर्ट देगा, अदरवाइज़ भरोसा नहीं होगा। इसीलिए हर हर कंपनी का ऑडिट होता है। रिलेवेंस, रिलेवेंस का मतलब क्या है? रिलेवेंस का मतलब अगर आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही है, उसको देख कर के मैनेजमेंट क्या लेगा? डिसीजन लेगा। उसी को देख कर के इन्वेस्टर क्या लेगा? डिसीजन लेगा। अब मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट, शुड बी prepared as per the accounting information, as per the accounting standard and accounting policy, as per the gap, as per the applicable FRF। तो अगर आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सही बना, बुक्स ऑफ अकाउंट सही बना, तो रिलायबल भी है और साथ ही साथ रिलेवेंस भी है। रिलेवेंस का मतलब लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देख करके, समझ करके ही डिसीजन लेगा। सप्लायर इस बात का डिसीजन लेगा कि सप्लाई करना या नहीं करना। इन्वेस्टर इस बात का डिसीजन लेगा इन्वेस्टमेंट करना या नहीं करना। साथ ही साथ जो मैनेजमेंट है, वो इस बात का डिसीजन लेना है कि भैया एक्सपेंशन करना है कि नहीं करना है, टेक्नोलॉजी चेंज करना है नहीं करना है, खर्च ज़्यादा हो रहा है तो खर्च को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग बैठाना है। तो मैनेजमेंट भी तो डिसीजन लेगी। तो सारा डिसीजन किसको देख कर लोगे? बुक्स ऑफ अकाउंट को देख कर लोगे। यही बात यहाँ लिखा हुआ कि इन्फॉर्मेशन शुड बी यूज़फुल एंड हेल्प यूज़र इन मेकिंग द फाइनेंशियल। यूज़र मतलब चाहे वो इंटरनल यूज़र हो, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो, चाहे कि हर एक यूज़र क्या लेता है? डिसीजंस लेता है। इन्वेस्टर अपना डिसीजन लेता है, गवर्नमेंट अपना डिसीजन लेता है, एम्प्लॉयी अपना लेता है, मैनेजमेंट अपना लेता है, सप्लायर अपना। ठीक है? दैट इज़ कॉल्ड रेलेवेंस। ओके? नेक्स्ट की बात करते हैं अंडरस्टेबिलिटी। अंडरस्टेबिलिटी accounting information should be the presented in a simple and clear manner to so that user of the basic knowledge of accounting can easily understand। बोला अगर अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो आपका सही होना चाहिए। सही मतलब सिंपल होना चाहिए। इतना सिंपल होना चाहिए कि वो थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स का नॉलेज है, वो देख करके समझ। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी सिंपल, शुड बी अंडरस्टेबल। कंपेरेबिलिटी, हम लोग जब 3 कंपनी है, 3 कंपनी का अकाउंटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट को देख करके, मान लो 3 कंपनी का बैलेंस शीट है, तो 3 कंपनी का बैलेंस शीट देख करके हम कंपेयर कर सकते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन कंपनी। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शुड बी अलाउ कंपैरिजन बिटवीन द डिफरेंट ईयर और डिफरेंट कंपनी। या तो सेम कंपनी का 5 साल का बैलेंस शीट चेक कर लो, पिछले साल का बैलेंस शीट क्या था, उसके साल का बैलेंस शीट क्या था, करंट ईयर का बैलेंस शीट। मान लो आपने 3 साल का बैलेंस शीट चेक, तो आपने इस ईयर का बैलेंस शीट चेक किया, कि इसके प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर के ठीक प्रीवियस ईयर, मतलब आपने 3 साल का बैलेंस शीट चेक, आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। कंपनी अगर एसेट्स बढ़े हैं, कंपनी का ग्रोथ हुआ है, पर एसेट्स कम हुए, लायबिलिटी बढ़ा है, तो समझ जाओ कंपनी का ओवरऑल स्टेबिलिटी खतरे में है। तो आप विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप कंपेयर कर सकते हो कि कंपनी कंपनी का ग्रोथ हुआ है या कंपनी का डिक्लाइन हुआ है। नेक्स्ट हो गया कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? आपने स्टार्टिंग से अगर जो अकाउंटिंग पॉलिसी आपने फॉलो किया है, जो भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो, आपको वही थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है किसी ईयर में आपने स्टॉक का कैलकुलेशन कर दिया मान लो फीफो मेथड से, और किसी ईयर में आपने स्टॉक का कैलकुलेशन वेटेड मेथड से। ऐसा बिल्कुल, स्टॉक का कैलकुलेशन अगर आप फीफो मेथड से कर रहे हो, तो एवरी टाइम आपको फीफो मेथड ही करना है। अगर आपने अगर आपने ये किया वेटेड मेथड किया, तो एवरी टाइम आपको वेटेड। अगर आपने एसेट को अगर आपने बेसिकली रिकॉर्ड किया कॉस्ट मेथड पे, तो आपको ऑलवेज कॉस्ट मेथड ही फॉलो।
कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? जो भी आपने अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो किया है, जो भी आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो, वो थ्रू आउट द ईयर सेम फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं किसी ईयर में कुछ और, किसी ईयर ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए कोई डाउट? क्वेश्चन 3 में कोई डाउट? क्वेश्चन 3 में कोई डाउट? नेक्स्ट, व्हाट इज बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल मतलब इक्विटी की बात, लायबिलिटी प्लस इक्विटी, इक्विटी यहाँ पे लायबिलिटी प्लस यहाँ कैपिटल मतलब इक्विटी की बात, मतलब यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर फंड की बात, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? पहला उनका होता है शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट, प्लस उनका होता है रिजर्व एंड रिजर्व एंड सरप्लस। ये होता है आपका शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, इसी को अपने बोलते हैं कैपिटल। तो कैपिटल का मतलब होगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड। और इक्विटी शेयर होल्डर फंड क्या होता है? ओनर ने जो इन्वेस्टमेंट किया वो प्लस प्रॉफिट का ही पार्ट होता है ना। मान लो जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट वो लेकर के चला गया उसको बोलते हैं डिविडेंड। जो प्रॉफिट वो लेकर के चला गया उसको क्या, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है उसको अपने क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट। अरे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट। और इस अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? रिजर्व एंड सर। ठीक है, तो शेयर होल्डर फंड क्या है? जो कंपनी में ओनर का पैसा दो जगह दिखता है। एक दिखता है उनका कैपिटल में जो उन्होंने खुद लगाया है, प्लस एक उनका प्रॉफिट, क्योंकि उनके पैसे से बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट भी उन्हीं का हुआ। जो प्रॉफिट उनको मिल गया है वो तो ऑलरेडी वो ले चुके हैं, और जो नहीं मिला है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट है वो कहाँ दिखेगा? रिजर्व एंड सरप्लस में, रिजर्व एंड सरप्लस दिखेगा। इसीलिए उनका कैपिटल प्लस उनका प्रॉफिट, उनका कैपिटल शेयर होल्डर का कैपिटल प्लस शेयर होल्डर का प्रॉफिट दोनों मिला करके होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड। और इसी को अपने बोलते हैं इक्विटी। क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं इक्विटी। ठीक है, तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ध्यान से सुनना। द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन शो दैट रिलेशनशिप बिटवीन द बिजनेस एसेट्स एंड लायबिलिटी एंड कैपिटल। इट इज द फॉर्म ऑफ फाउंडेशन ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ द अकाउंटिंग। इसका मतलब समझ रहे हो? कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हुआ है, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर हुआ है, उसका इक्वल इम्पैक्ट या तो यहाँ पड़ेगा या तो यहाँ। आप देखिएगा, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाते थे, जब कोई भी एडजस्टमेंट आप सॉल्व करते थे, एक इम्पैक्ट आता था आपका ट्रेडिंग एंड पी, और दूसरा इम्पैक्ट आपका आता था या तो एसेट में आता था या तो लायबिलिटी, या तो एसेट या लायबिलिटी। उसी को बोलते हैं अपना डबल इंटरेस्ट सिस्टम। एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे, इफ ए बिजनेस हैज एसेट वर्थ रुपीज, लायबिलिटी कितना है? 4 लाख रुपया, तो ओनर का खुद का कितना होगा? 6 लाख। ठीक है, तो इसी मतलब इक्विटी अकाउंटिंग क्वेश्चन का मतलब समझ आ रहा है? अकाउंटिंग क्वेश्चन का मतलब होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी दो टाइप होती है, एक होती है मेंबर्स लायबिलिटी, मेंबर्स लायबिलिटी, एक होती है नॉन मेंबर्स, नॉन मेंबर्स। मेंबर्स लायबिलिटी में क्या क्या आता है भाई? मेंबर्स लायबिलिटी में क्या क्या आता है? ये वाले ये आते हैं मेंबर्स की लायबिलिटी। और नॉन मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? जैसे बैंक लोन, डिबेंचर, क्रेडिटर हो गए, दे आर द नॉन मेंबर, कंपनी के मेंबर नहीं है, दे आर द नॉन मेंबर लायबिलिटी। तो लायबिलिटी दो टाइप होती है, एक होती है मेंबर, एक होती है नॉन मेंबर की। जो लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर की लायबिलिटी, मतलब कंपनी के पास जो पैसा हो तो शेयर होल्डर का है, कंपनी का खुद का पैसा थोड़ी है, वो तो शेयर होल्डर का पैसा है। तो कंपनी को आज नहीं कल तो वो पैसा चुकाना है, इसलिए कंपनी के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो कंपनी के लिए दो लायबिलिटी हो, एक होता है मेंबर्स के लिए लायबिलिटी, मेंबर्स के प्रति क्या लायबिलिटी, एक होता है नॉन मेंबर के प्रति। इसी दोनों को मिला देते हैं, दैट इज द टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। समझ गया? तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलता है कि एसेट मस्ट बी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। जब बात होती है टोटल लायबिलिटी, मतलब टोटल लायबिलिटी इंक्लूड मेंबर्स लायबिलिटी एज वेल एज नॉन मेंबर लायबिलिटी। ठीक है, एक लाइन यहाँ देखो, दिस मीन्स दैट एवरीथिंग द बिजनेस ओन एसेट इज आइदर फाइनेंस बाय द आउटसाइडर और ओनर। मतलब यहाँ पे बोल रहा है जो भी एसेट्स हैं या तो ओनर ने खुद ही फाइनेंस की या बाहर से आया। मतलब जो लायबिलिटी, देखो मैंने क्या बोला, एवरीथिंग द बिजनेस ओन एसेट, एसेट मतलब एसेट इक्वल टू क्या? लायबिलिटी। तो जितना लायबिलिटी है उतना ही एसेट है। ठीक है,
तो यहाँ पे बोल रहा है जो भी एसेट्स है, जो भी एसेट्स है, जो भी एसेट मतलब जो बिज़नेस ओन करता है, उस एसेट को फंड कौन किया? उस एसेट को परचेज़ कौन किया? या तो आउटसाइडर, आउटसाइडर को क्या बोलते हैं? नॉन मेंबर। आउटसाइडर आउटसाइडर को क्या बोलते हैं? नॉन मेंबर। और द ओनर, ओनर को क्या बोलते हैं? मेंबर। इसलिए बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब दो लायबिलिटी, एक मेंबर की लायबिलिटी, एक होती है नॉन मेंबर की। मेंबर की लायबिलिटी मतलब शेयर होल्डर की लायबिलिटी। उसमें आता है, क्या आता है? तो शेयर कैपिटल आता है और उसमें रिजर्व एंड सरप्लस आता है। एक होता है नॉन मेंबर की लायबिलिटी, आपका डिबेंचर बॉन्ड, बैंक वाले आते हैं, डिबेंचर होल्डर आते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? हेलो, हाँ सर। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं कुछ डाउट है पूछ लो, बहुत टेक्निकल चीज पढ़ा रहे हैं, ये सब बेसिक्स है, ये सब पता होना चाहिए तुम लोग को। कोई डाउट है पूछो ना, कोई दिक्कत नहीं है क्या? नहीं, ठीक है। है। ठीक है, एसेट्स का मतलब क्या होता है? सिंपल होता है, एसेट्स का मतलब क्या होता है? कंपनी का जो कैश है, जो फर्नीचर है, जो मशीनरी है, जो बिल्डिंग है, जो स्टॉक्स है, विच आर डायरेक्टली यूज इन द प्रोडक्शन एंड डेली बिजनेस। जो बिजनेस में यूज हो रहा है, जो बिजनेस में डायरेक्टली यूज हो रहा है, या जो बिजनेस के ओवरऑल ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए, जो एसेट लिखा हुआ है ना, ये आपको तो ओवरऑल पढ़ना है, लेकिन मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बताऊं। एसेट, एसेट का मतलब होता है जो कंपनी किस भी चीज को बेच करके कंपनी फ्यूचर में कैश कमा सकती है या फ्यूचर में प्रॉफिट कमा सकती है। चाहे वो बिल्डिंग है, बिल्डिंग को बेचेगा, प्रॉफिट मिलेगा। फर्नीचर को बेचेगा, कैश मिलेगा। डेटर है, डेटर से क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, प्रॉफिट। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा चीज जिसको बेच करके कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज कॉल्ड एसेट। यही एसेट का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन। इसलिए आप देखिए ना, एसेट में आप कुछ भी चेक करिए, कुछ भी आप चेक करिए, चाहे बिल्स रिसीवेबल हो, बिल्स रिसीवेबल मतलब डेटर, पैसा मिलेगा। स्टॉक को बेचेंगे, पैसा। इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे, पैसा मिलेगा। प्लांट और मशीनरी को बेचेंगे, पैसा। कैश खुद, कैश तो खुद ही पैसा है। तो इसीलिए देखना, सब कुछ जो भी एसेट का पार्ट होता है, वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू से रिलेटेड होता है। जब बेचेंगे या रियलाइज होगा तो कैश मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो एसेट का सिंपल डेफिनेशन कि कोई भी चीज बिजनेस का जिसको बेच करके कंपनी को रेवेन्यू मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एसेट। ये सिंपल डेफिनेशन। Asset are the valuable economic resource owned and controlled with the business that helps in the carry out in the operation and generating the future। जो बिजनेस जिसको ओन करता है, जिसको कंट्रोल करता है, और जिसको बिजनेस यूज करके प्रॉफिट कमाता है फ्यूचर में, रेवेन्यू जनरेट करता है फ्यूचर में, उसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग बोलते हैं asset। ठीक है। लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी आर द, बेसिकली दे आर द ब्लड ऑफ द बिजनेस, दे आर द ओवरऑल बॉडी ऑफ द बिजनेस। अगर ये है तो भाई, जैसे हमारे हमारे पास क्या है भैया, अंदर में ब्लड है, ऑक्सीजन है, पूरी बॉडी है, तो हमारा एग्जिस्टेंस है। ऐसे एक बिजनेस है, एक बिजनेस का जो एग्जिस्टेंस है, उसकी लायबिलिटीज। उसके अंदर जब तक तुम इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, बिजनेस चलेगा कैसे? कोई भी बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट का चल ही नहीं सकता। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है, दैट इज द लायबिलिटी। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे बात करूं, लायबिलिटी आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन और डेट दैट बिजनेस ओन्स टू आउटसाइड। ठीक है, बिजनेस ओन टू आउटसाइड। जो भी बिजनेस का डेट है, जो भी ओवरऑल उधार, तो बोलते हैं लायबिलिटी। दे अराइजेस व्हेन बिजनेस बोरो मनी और परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और रिसीव सर्विसेज बट मस्ट बी पेड फॉर इन द फ्यूचर। या तो आपने सर्विसेज रिसीव कर लिया, या तो आपने गुड्स रिसीव कर लिया और बोल रहे हो पेमेंट बाद में देंगे, आ गया ना उधारी, आ गया ना ऑब्लिगेशन। जहां पर भी ऑब्लिगेशन, वहां पे लायबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, या आपने बैंक लोन ले लिया तो हो गया लायबिलिटी, या आपने डिबेंचर इशू कर दिया, हो गया लायबिलिटी। प्लस अगर आपने शेयर होल्डर से भी पैसा ले लिया, वो भी तो शेयर कैपिटल है, प्लस उनका प्रॉफिट जो आपने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो लायबिलिटी याद रखिएगा, दो टाइप की लायबिलिटी, एक होती है मेंबर के लिए लायबिलिटी, एक होती है नॉन मेंबर के लिए लायबिलिटी। मेंबर वाली लायबिलिटी को बोलते हैं इंटरनल लायबिलिटी, और जो आउटसाइडर वाली जो लायबिलिटी होती है, क्या एक्सटर्नल लायबिलिटी। इन्हीं दोनों को मिला देते हैं, दैट इज द टोटल लायबिलिटी। लायबिलिटी प्रेजेंट द क्लेम ऑफ एक्सटर्नल पार्टी ऑफ द बिजनेस। जैसे कॉमन एग्जांपल क्या हो गया? बैंक हो गया, क्रेडिटर हो गया, आउटस्टैंडिंग, दे आर द एक्सटर्नल। तो लायबिलिटी याद रखना, दोनों भी है, इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। लायबिलिटी में दो टाइप होता है, तो करंट होता है, एक नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब जिसका पेमेंट एक साल के अंदर, और नॉन नॉन करंट का मतलब क्या है? जिसका पेमेंट आपको लंबे समय के बाद करना है, 4 साल बाद करना है। बट ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है।
क्यों करेक्ट नहीं है? वो बड़ा फ्यूचर क्लासेस जब तुम लोग पढ़ोगे, मतलब होता है ना, जब तुम लोग थोड़ा-सा और बड़े हो जाओ और बड़े हो जाओ, तब तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा करंट और नॉन एग्जैक्ट डेफिनेशन। फिलहाल बीकॉम लेवल, बीकॉम नहीं, बीकॉम का मिड लेवल मतलब सेमेस्टर 1, 2 तक 3 है। जब तुम लोग 5 वगैरह में पढ़ोगे ना, तब थोड़ा-सा डेफिनेशन फिलहाल फिलहाल के लिए सही है कि ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट विद इन 1 ईयर का करंट, ऐसा लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना, दैट इज़ कॉल्ड नॉन करंट। ठीक है? कोई दिक्कत? लाइव स्टूडेंट कोई दिक्कत? नहीं ना? ठीक है। नहीं सर। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब क्या होता है देखो मैं सेम चीज़, इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी इंक्लूड शेयर कैपिटल, रिजर्व, रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्ट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग व्हिच रिप्रेजेंट द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट केप्ट फॉर द फ्यूचर। इसी होता है इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है बाबू, इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल और एक बड़ा सा नाम है रिजर्व एंड सर्व। शेयर कैपिटल में भी दो पार्ट होगा, एक होगा इक्विटी शेयर कैपिटल, होगा प्रेफरेंस शेयर। ठीक है? इक्विटी रिफर्स टू द ओनर्स क्लेम, बोले ना शेयर होल्डर फंड बोलते ओनर्स क्लेम, और इंटरेस्ट इन द एसेट ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग ऑल इट्स लायबिलिटी। सारा एक्सटर्नल लायबिलिटी को खत्म कर दिया, क्या बचेगा? इंटरनल लायबिलिटी, और उसी इंटरनल लायबिलिटी को अपने क्या बोलते हैं? इक्विटी। इट रिप्रेजेंट द अमाउंट इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर अलोंग विद द प्रॉफिट। ये हो गया उनका इन्वेस्टमेंट, ये हो गया उनका प्रॉफिट रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है? डिफाइंड रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब क्या होता है? रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू का मतलब होता है कंपनी जब भी कोई सेल कर, जब भी कोई पैसा कमाती है वो होता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का कुछ पार्ट एसेट, कुछ पार्ट खर्चा होता है और कुछ पार्ट प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल, मान लो एक स्टॉक था, उसको कंपनी बेचती है मान लो 10,000, 10,000 बेचती है, पर इस स्टॉक का जो कॉस्ट है वो मान लेते 6, कंपनी को प्रॉफिट कितना? 4,000। इस 10,000 का दो पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया 6,000 और एक पार्ट हो गया 4,000। 6,000 हमारा क्या है? कॉस्ट, और एक पार्ट क्या हो गया? प्रॉफिट। तो रेवेन्यू, ये 10,000 हमारा क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू, तो इसी रेवेन्यू में दो पार्ट हो रहा है, एक हो रहा है 6,000, एक हो रहा है 4,000। 6,000 आपका क्या है? कॉस्ट है, और 4,000 आपका क्या है? प्रॉफिट है। जब हम रेवेन्यू की बात करते हैं ना, तो रेवेन्यू में कॉस्ट भी छुपा रहता है और रेवेन्यू में प्रॉफिट भी छुपा। आज मैं आपसे मान लो मेरा जो रिकॉर्डिंग का कोर्स है, आप लोग को तो मैंने 1,000 रुपया में बेचा है, 999 में बेचा है, बट नॉर्मली मेरा जो रिकॉर्डिंग का कोर्स होता है वो 1,300 रुपया होता है रिकॉर्डिंग का, और लाइव का होता है 1,500 रुपया। ठीक है? तो मान लो मैं लाइव वाले की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे 1,500 रुपया चार्ज करता हूँ, ये मेरा होता है रेवेन्यू, ये मेरा होता है रेवेन्यू। अब इसमें दो पार्ट होगा, एक पार्ट होगा मेरा खर्चा, जो मेरा सेंटर का खर्चा, मेरा मेरा जो ओवरऑल सेंटर खर्चा, और इसी 1,500 में से जो बच जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। इसलिए रेवेन्यू का मतलब इनकम नहीं होता है, रेवेन्यू का मतलब होता है सेल ऑफ रिसीट्स, जो भी आपने बेचा है, उस बेच को जो आपको मिल रहा है, दैट इज योर रेवेन्यू। अब उसमें से थोड़ा खर्चा होगा, थोड़ा प्रॉफिट होगा। तो रेवेन्यू में दो पार्ट छुपा रहता है, याद रखिएगा, एक होता है कॉस्ट, एक होता है। बोलिए कोई दिक्कत इस चीज को समझने में? नहीं ना? कोई दिक्कत होगा बोलिएगा मेरे को प्लीज। रेवेन्यू रिफर्स टू द इनकम अर्नड बाय द बिजनेस सर। फॉर्म। हाँ बोलो भाई। हाँ सर, बोल रहा हूँ एक क्या ये किस पास का क्वेश्चन आता है? पन- ये 15, ये पाँच, 5 नंबर, 2 नंबर। और 2 नंबर में बस एक डेफिनेशन, पैरा लिखने से ही हो डेफिनेशन, डेफिनेशन 2-3 लाइन बस। लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता इसमें, 2 नंबर क्वेश्चन बनते, 5 नंबर क्वेश्चन बनते, वो मैं पेपर पैटर्न बता दूंगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेंशन मतलब अभी तुम लोग पढ़ो जाएगा। जितना पढ़ा रहा हो, ठीक है? अपने को रेडी रखो। ठीक है? रेवेन्यू रिफर्स टू द इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फॉर्म, इट्स नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटी सच एज सेल और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपने बिजनेस का गुड्स को सेल वेल किया, से जो पैसा मिला, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। रेवेन्यू याद रखिएगा, रेवेन्यू हमेशा बिजनेस के ऑपरेट, रेवेन्यू का मतलब कौन सा हो? रेवेन्यू मतलब ऑपरेटिंग रेवेन्यू। जैसे मैं क्लासेस सेल करता हूं, तो क्लासेस सेल करके जो मैं पैसा कमा रहा हूं, दैट इज माय रेवेन्यू। लेकिन अगर मैं एफडी से पैसा कमा रहा हूं, या मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, बदले में मेरे को या तो इंटरेस्ट
सॉरी, या तो इंटरेस्ट मिल रहा है या तो डिविडेंड मिल रहा है, वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, वो मेरा अदर इनकम है। अभिषेक पांडे क्लासेस में अगर अभिषेक सर कुछ कमा रहे हैं, क्लासेस को बेच करके जो कमा रहे हैं वो उनका रेवेन्यू है। लेकिन अगर मैं क्लासेस भी बेच रहा हूँ और मेरी इनकम हो रही, फॉर एग्जांपल लॉटरी इनकम हो रही है, मैंने कोई लॉटरी जीत गई, मैंने एफडी में पैसा लगाया था, मुझे इंटरेस्ट मिल गया, मैंने किसी कंपनी में पैसा लगाया था, मुझे डिविडेंड मिल गया, वो भी तो मेरी इनकम है। पर ये जो इनकम आ रही है, एफडी वाली जो इनकम आ रही है, जो इंटरेस्ट वाली इनकम आ रही है, जो डिविडेंड वाली इनकम आ रही है, वो मेरी, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ माई रेवेन्यू, दे आर जस्ट अदर इनकम। लेकिन जो मैंने अपना सर्विसेज बेच करके जो फीस कमाया है, वो मेरा कौन सा है, रेवेन्यू है। रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब कौन सी इनकम जो बिजनेस से आ रही है। तो अगर मैं अपनी क्लासेस की बात करूँ तो मेरी एक ही इनकम है, जो बुक और सर्विसेज को सेल करके, जो मैंने बुक बेचा, बुक बेच के जो मैं कमाया, और जो मैं क्लासेस बेच के कमाया, वही मेरा रेवेन्यू है। इसके अलावा अगर मैं कुछ और कमाता हूँ, जैसे तुम लोग मेरा गरीबी देखकर गिफ्ट दे दिया या कुछ और कर दिया, मेरा अदर इनकम हो गया, वो मेरा क्लास का इनकम। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द इनफ्लो ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग द पर्टिकुलर अकाउंटिंग। ठीक है, रेवेन्यू इज ए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द बिजनेस परफॉर्मेंस बिकॉज इट शोज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट द अर्निंग फ्रॉम द कोर ऑपरेशन। क्या बोल रहा है, रेवेन्यू क्या होता है, इंडिकेटर होता है क्या, बिजनेस परफॉर्मेंस का। रेवेन्यू हाई है, टर्नओवर हाई है, रेवेन्यू गिरा हुआ, टर्नओवर गिरा हुआ, मतलब बिजनेस में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाला हिसाब हो जाएगा। बिकॉज इट शोज द एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू जनरेट अर्निंग फ्रॉम द कोर ऑपरेशन। अगर रेवेन्यू हाई है तो मतलब बिजनेस सब सही चल रहा है, तो आप फ्यूचर में और प्रॉफिट कमा सकते। बिजनेस में अगर रेवेन्यू कम है तो मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है बिजनेस, तो देख के लग रहा है कि फ्यूचर में लॉस होने का संभावना। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ने से क्या होगा, ओनर का इक्विटी बढ़ता है। जैसे जैसे आप पढ़े होंगे स्टॉक मार्केट वाले के बारे में थोड़ा बहुत, कि कंपनी जैसे जैसे प्रॉफिट कमाती है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स का दाम बढ़ता है। और कंपनी जैसे प्रॉफिट कम कमाती है, शेयर्स का दाम गिर जाता है। वही बात यहाँ लिखा। एक्सपेंसेस क्या होते हैं तो कंपनी के जितने खर्चे हैं, कंपनी जितने खर्चे, जैसे कोई सामान को परचेस किया, सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो बोलते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंसेस क्या करता है, ज़्यादा एक्सपेंसेस हो गया तो प्रॉफिट को कम करेगा और ओनर की इक्विटी को भी कम करेगा। एक्सपेंसेस ज़्यादा होने का मतलब प्रॉफिट कम, और जब प्रॉफिट कम तो मतलब शेयर होल्डर फंड कम। प्रॉफिट कम तो शेयर होल्डर फंड, क्योंकि शेयर होल्डर फंड में एक पार्ट होता है प्रॉफिट का। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो शेयर होल्डर फंड भी कम। दिक्कत है कोई, बोलो। पढ़ लोगे ना, दादा पढ़ लोगे ना, डबल इंटरेस्ट, अरे ये एक्सपेंसेस। बात करते हैं डबल इंटरेस्ट सिस्टम। डबल इंटरेस्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, मान लो एक एक सेल किया है, सेल टू मिस्टर ए, सेल टू मिस्टर ए, तो एंट्री क्या पास करोगे बताओ ना, लाइव स्टूडेंट, एंट्री क्या पास करोगे, सेल टू मिस्टर ए, एंट्री क्या पास करोगे, क्या पास करोगे, सेल टू मिस्टर ए, मिस्टर मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही ना। मान लेते ये सेल था 10,000, यहाँ भी 10,000 आ गया, यहाँ भी 10,000 आया ना। तो यहाँ पे देखना एक एक ट्रांजेक्शन हुआ, मान लो ये ट्रांजेक्शन हुआ, मिस्टर ए को बेचा गया, मिस्टर ए को सामान बेचा गया। दो जगह इम्पैक्ट आया, एक इम्पैक्ट आया डेबिट साइड में और एक इम्पैक्ट आया आपका क्रेडिट साइड। एक इम्पैक्ट आएगा आपका मिस्टर ए के अकाउंट में, एक इम्पैक्ट आएगा आपका सेल्स। इसी को अपने बोलते हैं डबल एंट्री। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा उसका दो इम्पैक्ट है, एक आएगा डेबिट साइड में, एक क्रेडिट साइड। दो इम्पैक्ट का मतलब दो अकाउंट में आएगा, एक अकाउंट में डेबिट शो करेंगे और एक अकाउंट में क्रेडिट शो। इसी को अपने बोलते हैं डबल अकाउंट, डबल एंट्री बुक कीपिंग। क्लियर है, इजी था, 11 में पढ़ा होगा तुम लोग, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर है, आगे बढ़े तो। हम्म, हाँ सर। एक बिजनेस एग्जांपल देखो सर, इफ ए बिजनेस परचेज द फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर परचेज किया कैश देकर के फर्नीचर परचेज किया, तो क्या होगा, फर्नीचर परचेज किया तो एसेट बढ़ेगा। अरे भाई फर्नीचर परचेज किया है ना तो एसेट बढ़ेगा, एसेट को बढ़ाओ, कैश कम हो गया तो कैश को क्रेडिट कर दो, तो कैश को कम कर दो, एसेट को बढ़ा दो, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश को कम कर दो, फर्नीचर बढ़ा दो, तो दो जगह इंपैक्ट आ रहा है, एक इंपैक्ट आ रहा है कैश में और एक इंपैक्ट आ रहा है फर्नीचर में। तो फर्नीचर अकाउंट इज डेबिटेड मतलब एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है, और कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड मतलब कैश आपका डिक्रीज, एसेट आपका डिक्रीज। तो फर्नीचर के बढ़ने से क्या हो रहा है, एसेट बढ़ रहा है,
फर्नीचर के आने से एसेट बढ़ रहा है और कैश के जाने से एसेट कम हो रहा है, तो 2 जगह इम्पैक्ट आ रहा है, एक कैश में आया, एक फर्नीचर में। क्यों बोलते हैं डबल एंट्री? अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? अकाउंटिंग साइकिल देखो, अंदर में जो लिखा हुआ है ना, मैं वही पढ़ा दे रहा हूँ। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? ध्यान सुनना। सबसे पहले कोई भी अगर एंट्री होती है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ एंट्री पास करते हैं? सब्सिडियरी बुक में। कोई भी अगर ट्रांज़ैक्शन हो, तो सबसे पहले पास कहाँ करते हैं? सब्सिडियरी बुक में। फिर कहाँ पास करते हैं? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री से क्या होता है? लेजर एंट्री। लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? बोलो ना लाइव स्टूडेंट, ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है? ट्रेडिंग बनता है, पीएल बनता है, बैलेंस शीट बनता है। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। समझे? कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ पास करते हैं? सब्सिडियरी और प्राइमरी ट्रांज़ैक्शन। फिर सब्सिडियरी बुक से जर्नल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग, फिर इसी सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस है ना, इस सीक्वेंस को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग साइकिल। देखो, साइकिल बिगिंस विद द आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग करेंगे। परचेज़ रहेगा तो परचेज़ बुक में दिखाएँगे, सेल्स रहेगा तो सेल्स बुक में दिखाएँगे, डेटर रहेगा तो डेटर बुक में। समझ गए? तो पहले क्या करेंगे? ट्रांज़ैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इसको रिकॉर्डिंग द बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन इन द जर्नल। ठीक है? उसको पहले आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग लेजर अकाउंट बनाएँगे। लेजर के बाद हम लोग क्या बनाएँगे? ट्रायल बैलेंस बनाएँगे और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। कोई अगर छूट-वूट गया है, कोई अगर छूट-वूट गया है, तो एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री के बाद अब हम लोग ट्रेडिंग बनाएँगे, फिर पीएल बनाएँगे, फिर बैलेंस शीट। ठीक है? और फाइनली हम लोग क्या करते हैं? क्लोजिंग एंट्री करते हैं। क्लोजिंग एंट्री मतलब जो अकाउंट पर्टिकुलर साल के लिए खोला गया, जैसे पीएल, पीएल 1 साल का खुलता है, तो हम लोग फिर क्लोज़ कर देंगे। क्लोजिंग एंट्री आर पास टू कंप्लीट द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है? तो बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। ओके? तो अकाउंटिंग साइकिल के लिए याद रखिएगा कि कोई भी ट्रांज़ैक्शन अगर हुआ है, तो सबसे पहले वो डिटेक्ट करेंगे भई वो ट्रांज़ैक्शन किस बुक का पार्ट है, फिर उसमें लिखेंगे। फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर लेजर पास करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद एक होता है एडजस्टमेंट एंट्री, मैं ये लिखना भूल एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्ट मतलब अगर कुछ छूट गया है, तो उस सबको एडजस्ट करो। ठीक है? फिर हम लोग बनाएँगे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट। इसी को अपने बोलते हैं उसके बाद ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट के बाद हम लोग फिर क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री का मतलब जो अकाउंट 1 साल के लिए बना उसको क्लोज़ कर दो। जो अकाउंट 1 साल के लिए बना उसको क्लोज़ कर दो। इस पूरे साइकिल को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। बोलो दिक्कत है क्या? अकाउंटिंग साइकिल में कोई दिक्कत है? लाइव स्टूडेंट? सर, ओके। नहीं सर। देख लो, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। पहला ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे, फिर लेजर में करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस में, फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाएंगे और लास्ट में क्लोजिंग एंट्री। क्लोजिंग एंट्री का मतलब जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब जो अकाउंट 1 साल के लिए बनता है, जैसे इनकम एक्सपेंसेस मतलब पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट वो 1 साल का होता है, तो फिर हम लोग उसको क्लोज कर देंगे। तो टेम्पोररी अकाउंट लाइक एक्सपेंसेस और इनकम आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड लिखते हैं। देखिएगा हम लोग पीएल अकाउंट में क्या लिखते हैं? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मतलब ये इस साल में खत्म हो जाएगा, तो बोलते हैं क्लोजिंग एंड। ठीक है? कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जो भी कैश का ट्रांजेक्शन हुआ है वही हम रिकॉर्ड करेंगे। जब कैश आया है तो रिकॉर्ड कर लो, जब कैश गया तो रिकॉर्ड। ठीक है? दैट इज कॉल्ड कैश अकाउंटिंग। आपने जैसे कैश बुक बनाया है ना, कैश बुक जो बनता हो तो कैश अकाउंटिंग बेसिस पे बनता है ना। कैश अगर आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट। कैश बेसिस अकाउंटिंग इज अ मेथड ऑफ अकाउंटिंग इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। अगर कैश रिसीव हो रहा है डेबिट, पेड हो रहा है तो क्रेडिट। इनकम रिकॉर्डेड व्हेन मनी रिसीव। अगर इनकम आ रहा है, इनकम अगर आ रहा है तभी रिकॉर्ड करेंगे, नहीं आ रहा तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन पेमेंट इज मेड। अगर आपने पेमेंट किया है तो रिकॉर्ड करो, नहीं पेमेंट किया तो मत रिकॉर्ड। रिगार्डलेस व्हेन दे अर्न और इनकम, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क नहीं पड़ता है कि ये ट्रांजेक्शन हुआ कब है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने माल को उधार में बेचा, रिटर्न हो गया, पेमेंट तो आया नहीं तो मत रिकॉर्ड करो। आपने मान लो इस स्टॉक को उधारी में बेचा, मान लो आपने मिस्टर ए को सेल किया 10,000, मतलब ये जो आपने मिस्टर ए को सेल किया, मतलब ये उधारी में सेल किया, पैसा तो आया नहीं। अब आप इसको रिकॉर्ड मत करो, जब मिस्टर ए पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करना। तो कैश अकाउंटिंग क्या बोलता है? जब कैश मिलेगा
या कैश जब जाएगा तभी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज नहीं रिकॉर्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग। क्लियर है? कैश बेसिस, कोई भी जन बोल दो, क्लियर है? मन को तसल्ली मिल रहा है, हाँ समझ में आ, अरे बोलो ना, क्लियर हाँ है? सर। ठीक है। व्हाट इज एंट्री कॉन्सेप्ट? एंट्री कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, एंट्री कॉन्सेप्ट मतलब क्या है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होना चाहिए। सिंपल कॉन्सेप्ट कि पूरे साल भर में जितना भी एंट्री हुआ है, सॉरी पूरे साल भर में जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है, उन ट्रांजेक्शन का एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में होना चाहिए, तो बोलते हैं कॉन्सेप्ट। एंट्री कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग रिफर्स टू द प्रिंसिपल दैट every financial transaction must be recorded in the books of account। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ है वो सारे के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होने चाहिए। ठीक है। व्हाट इज मनी मेजरमेंट? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग, मनी का मतलब क्या है कि जितने भी ट्रांजेक्शन पैसे से हुए हैं वही बुक्स ऑफ अकाउंट में आए। मतलब जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल मतलब मनी वाला ट्रांजेक्शन, जैसे किसी को आपने पेमेंट किया, मनी का ट्रांजेक्शन है। किसी से आपने पेमेंट रिसीव, किसी को आपने सामान बेचा, चाहे आपने उधारी में बेचा या आपने कैश में बेचा, पैसा तो मिलेगा ही। जहां पर भी पैसे की बात आ रही है वहां पे आप रिकॉर्ड करो। ठीक है। लेकिन एक एक मान लो आपने एम्प्लॉयर को हाई एक एम्प्लॉय को आपने हायर किया, मेरा बात तो समझना, ये थोड़ा सा दिमाग वाला है। आपने मान लो मिस्टर एक्स को हायर किया, ये मान लो मिस्टर एक्स है, इनको आपने हायर किया। ठीक है। भाई साहब ये सीए भी है। ठीक है। सीए के साथ साथ इन्होंने एमबीए भी किया है और लॉ का डिग्री लिया है, और साथ ही साथ इनके पास 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो इनका जो पेमेंट होगा, इनका जो सैलरी होगा, आपको एक चीज़ पता है? सैलरीज़ हमेशा ना मार्केट वाइज़ होती है। जो मार्केट में चल रहा है आपको उसके हिसाब से सैलरी, हो सकता है मार्केट में इन 10 ईयर वाले को मिल रहा होगा 50 लाख रुपया, हो सकता है इनको 55 दे दिया गया, थोड़ा-सा टैलेंट ज़्यादा है। लेकिन ये जो सीए को, ये मान लो सीए है, इसके पास एमबीए का डिग्री है, लॉ का डिग्री है, 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और ये मतलब बहुत एक्सपर्ट है, बहुत मतलब दिमाग वाला है। तो इसकी पेमेंट है 50 लाख रुपया। इसकी जो पेमेंट है 50 लाख रुपए, ठीक है? तो याद रखिएगा जो पेमेंट इनको मिला है ना, वो इनके इस एक्सपर्टी के बदले नहीं मिला है। वो तो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है कि कोई सीए है, अगर उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस उसके पास अगर कोई अदर डिग्री है तो उसको 50 लाख मिलना चाहिए। देखना इसके आस-पास से ही सबको मिलता है, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। ज़्यादा मतलब अगर मिलेगा थोड़ा बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। मतलब 19-20 का फ़र्क होगा या 18-20 का फ़र्क होगा। 10-20 का फ़र्क नहीं होगा, 18-20 या 19-20 का फ़र्क। इतनी अंतर होगा, उससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा, ठीक है? मेरा क्वेश्चन है, जो मिस्टर एक्स को 50 लाख रुपया मिल रहा है, क्या ये इनका ओवरऑल स्किल्स के बदले मिल रहा है? आप बोलोगे सर ये है तभी तो मिल रहा है। नहीं भाई, वो मार्केट में एक क्राइटेरिया है। उसने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया तब जाकर उसको पैसा मिला। क्राइटेरिया क्या था? अगर आप सीए हैं या आपके पास अदर डिग्री है या आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको 50। तो उसने इस क्राइटेरिया को फुलफिल किया तो उसको 50 लाख मिल गया। लेकिन आप बताओ जो 50 लाख रुपए आप दे रहे हो, क्या सच में वो 50 लाख रुपया के लिए डिज़र्व कर, हो सकता है उसके पास बहुत दिमाग है, वो बहुत अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट, बहुत अच्छा सब कुछ करता है। तो हो सकता है वो डिज़र्व कर रहा है करोड़ों के लिए डिज़र्व कर रहा है, बट आपने पेमेंट कितना किया? 50। एक एम्प्लॉयी के पास बहुत ज़्यादा स्किल्स है, बहुत वो टैलेंटेड है, पर पेमेंट आप कर रहे हो मार्केट वाइज़। याद रखिएगा, आप बहुत टैलेंटेड हैं, पर आपका पेमेंट हमेशा मार्केट वाइज़ ही चलेगा। हम लोग का फीस देख लो ना, मार्केट वाइज़ ही है। मैं आपसे 1300 रुपया ले रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल रिकॉर्डिंग बेच, क्या जो मेरी स्किल्स है वो 1300 रुपये के लायक है? 6 महीने में 1300, 200 रुपया पर मंथ, 200 या 2500, तो क्या मेरी स्किल्स 200 रुपया लायक है? वैसे ही एक सीए है, उसको 50 लाख मिल रहा है, लेकिन उसका जो स्किल्स है ना वो मोर देन 50। उसको उस स्किल्स के बदले पेमेंट नहीं मिल रहा। वो उसने मार्केट में क्राइटेरिया फुलफिल किया, दैट इज़ उसको पेमेंट मिला। इसलिए देखिएगा जब वैकेंसी आती है, जब जॉब आती है ना, वहाँ पे कंडीशंस होता है कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास ये डिग्री होना चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अगर ये सब है तो आप वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अगर आप एलिजिबल नहीं, समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे जो मनी मनी मेजरमेंट का मतलब क्या है कि जब सीए को 50 लाख का पेमेंट किया साल भर, ये पैसे से रिलेटेड है, इसको रिकॉर्ड कर लो।
इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो बिकॉज़ इसको 50 लाख का पेमेंट। लेकिन इसका जो ओवरऑल टैलेंट है, जो इस उसके बदले आपने कुछ पेमेंट नहीं, वो हो गया नॉन मॉनेटरी। ठीक है? एक एक अकाउंटेंट है, उसने अपने ऑनेस्टी के साथ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हुआ। उस ऑनेस्टी के बदले उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है। वो हो गया नॉन फाइनेंशियल, नॉन मॉनेटरी ट्रांज़ैक्शन। तो मनी मेजरमेंट क्या बोल रहा है कि एक अकाउंटेंट अगर सही से बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है, उसके लिए आपने उसको सैलरी दी और जो 9 घंटे 10 घंटे आपके लिए उसके लिए आपने उसको पेमेंट दी, ना कि उसकी ईमानदारी के लिए। एग्ज़ाम्पल देखो ना, परचेज़ ऑफ मशीनरी 5 लाख रुपए रिकॉर्डेड इन द अकाउंट्स बिकॉज़ इट कैन बी मेजर्ड इन मनीज़, मनी कैन मेजर्ड इन मनी। कि आपने एक मशीनरी परचेज़ किया 5 लाख रुपया का, इसको क्या करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग दिखाएँगे। और क्यों दिखाएँगे? क्योंकि ये मशीन का जो ओवरऑल मेज़रमेंट है वो पैसे में। However, the efficiency or honesty of the employee is not recorded because it cannot be expressed in money. जो एम्प्लॉई का ऑनेस्टी है, जो एम्प्लॉई का ओवरऑल टैलेंट है, जो उसका ओवरऑल मेहनत है, एफिशिएंसी, वो रिकॉर्ड करो बुक्स ऑफ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ वही चीज़ आप रिकॉर्ड करोगे जो पैसे से रिलेटेड। एक एक एम्प्लॉई बहुत टैलेंटेड है, आप उसके टैलेंट का किस्सा बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएँगे। एक एम्प्लॉयी बहुत ईमानदार है, उस ईमानदारी का कहानी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाएँगे। बुक्स ऑफ अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांज़ैक्शंस होगा जो मनी से, तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन मनी इन्वॉल्व है, वही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, जैसे ईमानदारी, किसी का स्किल, का टैलेंट, किसी की हो सकता है एफिशिएंसी, उसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो वो सब बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं। The money measurement concept in accounting state that only those transaction and event which can be expressed in a monetary items are recorded in the books of account. जो पैसे से रिलेट है, जो पैसे से रिलेटेड वही रिकॉर्ड करेंगे और इग्नोर करेंगे नॉन फाइनेंशियल, मतलब जो पैसे से रिलेटेड नहीं है। इवन दे आर इंपॉर्टेंट ऑफ द बिजनेस। ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, स्किल्स इंपॉर्टेंट है, टैलेंट इंपॉर्टेंट, एफिशिएंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक ऑफ अकाउंट। विदाउट विदाउट लाइव स्टूडेंट, विदाउट, बोलो ना। नहीं सर। तो बाकी लोग को सच में ना समझ में आ रहा है ना, बराबर समझ में आ रहा है ना? ठीक है। हाँ सर। ओके, व्हाट इज गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न का मतलब क्या? हम ये मान के चलते हैं कि भैया मेरा जो धंधा है वो लंबे समय तक, जब तक हम जिंदा हैं, चलते रहेगा। हम मर जाएंगे, हमारे लड़के पोता पोती सब उसका देखेंगे। दैट इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न। मतलब बिजनेस निरंतर चलते रहता है। तो हम लोग जब भी कोई ट्रांजेक्शन्स करते हैं और उस ट्रांजेक्शन को जो हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो ये अजम्पशन होता है कि मेरा जो बिजनेस है वो सालों साल चलते रहेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो आपने एक एसेट को परचेस किया 10 लाख रुपया में। एक एसेट को परचेस किया 10 लाख रुपया में, और इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर की है। इसकी जो लाइफ है वो 10 ईयर की। क्या करोगे? खर्चा में हम लोग क्या दिखाते हैं? खर्चा में हम लोग क्या दिखाते हैं? डेप्रिसिएशन। तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन दिखाते हैं तो क्या करते हैं? 10 लाख डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, तो हर साल कितना होता है? 1 लाख रुपए। तो अब आप बताइए, आपने खर्चा किया है 10 लाख रुपया। आपने जब एसेट परचेज किया 10 लाख रुपया का, लेकिन पीएल में कितना दिखाओगे? अरे बोलो ना, पीएल में कितना दिखाओगे? अरे बोलो ना, पीएल में कितना दिखाओगे? 1 लाख ही दिखाओगे ना? डेप्रिसिएशन बोलकर। पीएल क्या है आपका? खर्चा वाला रिकॉर्ड। पीएल वाला क्या है आपका? खर्चा रिकॉर्ड। तो सोचो ना, आपने आज के दिन, नहीं सर। आज के दिन, आज मान लो 2026 है। आज के दिन आपने 10 लाख रुपया खर्चा किया। लेकिन आपको पता है ये जो 10 लाख ने खर्चा किया है ना, ये पूरे 10 साल का खर्चा है। आपने सोचो ना, आपने 2026 में खर्चा किया, आपने 2026 में खर्चा किया। ये एज़्यूम करके ये 2036 तक चलेगा। तो आपने ये पूरा 10 ईयर एज़्यूम कर लिया। आपने ये जो 10 ईयर एज़्यूम किया है, इसलिए एज़्यूम किया कि भैया 10 ईयर बिज़नेस चलेगा। जो आपने 10 ईयर एज़्यूम किया है ना, ये जो आपने 10 ईयर एज़्यूम किया है, इसी को बोलते हैं गोइंग कंसर्न, कि आपको लग रहा है कि बिज़नेस सच में 10 साल चलेगा ही चलेगा। इसीलिए आप पीएल अकाउंट में हर एक साल डेप्रिसिएशन कितना दिखाओगे? 1 लाख रुपया करके दिखाओगे। तो 2026 में 1 लाख, 2027 में 1 लाख, 28 में 1 लाख, ऐसे करके करते हर एक साल आप लाख-लाख रुपया दिखाते जाओगे। कब तक दिखाओगे? 2036 तक दिखाओगे।
तो सोचो ना, खर्चा आपने किया है 2026 में, बैंक से पैसा कटा है 2026 में, लेकिन जब खर्चा दिखाने की बात आई, तो आपने 10 लाख ना दिखाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 लाख रुपया दिखाया। तो हाँ, यहाँ पे असम्पशन क्या है? यहाँ पे असम्पशन है कि जो मेरा खर्चा हुआ है ना, पूरे 10 साल का खर्चा है, तो मैं सिर्फ़ 1 साल का खर्चा दिखाऊँगा। तो 10 साल को डिवाइड कर दो 10 से, तो 1 साल का खर्चा कितना आएगा? 1 लाख रुपया, व्हिच इज़ योर डेप्रिसिएशन। यहाँ पे खर्चा तो हो चुका है, लेकिन आप दिखा रहे हो ईयर वाइज़ दिखा रहे हो। ये अज़्यूम करके चल रहे हो कि मेरा जो बिज़नेस है वो 10 साल चलेगा, चलेगा। मेरा बस क्वेश्चन एक ही है, 2026 में आपने खर्चा किया और आपको लग रहा है कि आपका बिज़नेस 2027 में बंद हो जाएगा, तो क्या आप 10 ईयर अज़्यूम कर पाओगे? क्या आप ये 10 ईयर अज़्यूम कर पाओगे? बोलिए ना, क्या आप ये 10 ईयर अज़्यूम कर पाओगे? लाइव स्टूडेंट, अरे बिज़नेस बिज़नेस तो आपका नेक्स्ट ईयर बंद हो जाएगा। क्या आप 10 ईयर अज़्यूम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, जब भी कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है, बॉन्ड इश्यू करती है, बैंक लोन लेती है, तो ये मान के चलती है भैया हम सालों साल तक ज़िंदा रहेंगे। सालों साल तक हमारा बिज़नेस चलते रहेगा और हमने जो वादा किया है कि 5 साल के बाद आपको ये देंगे, 5 साल के बाद आपको रिडम्पशन देंगे, 5 साल के बाद आपको डिविडेंड देंगे, इंटरेस्ट देंगे। हम 5 साल तक नहीं, 5 साल से ज़्यादा तक रहेंगे और आपको देते रहेंगे। दैट इज़ कॉल्ड गोइंग कंसर्न। सालों साल तक मेरा बिज़नेस चलते रहेगा। जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनता है, वो गोइंग कंसर्न पे बनता है। इसलिए जब कंपनी लॉ पढ़ोगे तो एक इसलिए जब कंपनी छोड़ो बुक्स में लीगल पढ़े हो ना? सॉरी, जब कंपनी लॉ में पढ़ोगे तो एक वर्ड आता है परपेचुअल सक्सेशन, कि भैया मेंबर अलग होते हैं, कंपनी अलग होता है और अगर मेंबर मर गया तब भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी चलती जाएगी, चलती जाएगी, ठीक है? तो गोइंग कंसर्न मीन्स दैट बिजनेस इज अज्यूम्ड टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर द foreseeable फ्यूचर एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू क्लोज डाउन और लिक्विडेशन सुन कि भैया जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा, बहुत जल्दी बंद होने वाला नहीं, ठीक है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जो भी आपने एसेट्स वगैरह को रिकॉर्ड किया वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया है, ओरिजिनल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, ना कि मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया, नॉट एट अ मार्केट। जो भी आपने बैलेंस शीट में कॉस्ट वगैरह रिकॉर्ड किया, सॉरी, जो भी आपने बैलेंस शीट में एसेट्स को रिकॉर्ड किया वो कॉस्ट बेसिस रिकॉर्ड किया है ना? दिस मीन्स दैट वंस द एसेट इज परचेज इट रिकॉर्डेड एट द टाइम it recorded at the amount paid to the acquire it including the expenses like transportation installation and tax। मैंने एक मशीन परचेज की, उस मशीन परचेज करने का कॉस्ट आया 10 लाख रुपया, इंस्टॉलेशन 1 लाख रुपया, टैक्स 1 लाख, ट्रांसपोर्टेशन 1 लाख, तो टोटल कितना हो गया 30। मेरा बैलेंस शीट में कितना दिखाऊंगा? 13 लाख दिखाऊंगा, हर एक साल 13 लाख ही दिखाऊंगा। तो कॉस्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि जितने भी एसेट्स वगैरह हैं वो ऑलवेज आपको कॉस्ट पे ही दिखाना है, ना कि करंट मार्केट वैल्यू, ना कि फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ना बेसिकली देखते हैं रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू, इसको हम लोग रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। मतलब क्या है? जब रेवेन्यू आया है, जब रेवेन्यू आया है, जब इनकम आया है, जब इनकम या रेवेन्यू जनरेट हुआ है तभी रिकॉर्ड करेंगे। जब तक इनकम रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ रिकॉर्ड नहीं, ठीक है? ये होता है रेवेन्यू कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे ये होता है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट स्टेट दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन इट इज अर्नड एंड रियलाइज्ड। जब आपने इनकम कमाया है तभी लिखे, अगर आपने इनकम नहीं कमाया तो नहीं। और व्हेन द राइट टू रिसीव पेमेंट इज एस्टेब्लिश्ड, इन द सिंपल वर्ड, इनकम इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ ओनली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड और सर्विस आर प्रोवाइडेड, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड इन एडवांस। आपने सामान बेचा है तो रेवेन्यू या तो आ गया है या फ्यूचर में आएगा, तो हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। आपने सामान बेचा है मतलब पैसा आएगा। अरे मैंने क्लासेस आपको सेल किया है, तो या तो पैसा अभी मिलेगा या पैसा बाद मिलेगा, पर पैसा तो मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? बुक्स ऑफ अकाउंट में लिख दिया। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी कोई चीज सेल होगी तो पैसा या तो तुरंत मिल, अगर आपने कैश में सेल किया तो पैसा तुरंत मिलेगा, अगर आपने उधारी में सेल किया, क्रेडिट में सेल किया तो पैसा फ्यूचर मिलेगा। तो पैसा तो मिलेगा ना, तो लिख लो, चाहे अभी मिले या बाद मिले, मिलेगा ना, लिख लो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में। इसको बोलते हैं रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इसमें एक चीज होता है एडवांस रेटेड। फॉर एग्जाम्पल, आपने मेरे को, अभी आप सेमेस्टर 1 में है और आपने मेरे को पेमेंट कर दिया सेमेस्टर 2 का, क्या मैंने सेमेस्टर 2 का सर्विसेज दिया? नहीं।
क्या मैंने सेमेस्टर 2 की क्लासेस चालू की? नहीं। तो अभी ये मेरा रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। ये दैट इज़ माय एडवांस इनकम, और एडवांस इनकम अभी मेरा रेवेन्यू का पार्ट नहीं है। तो रियलाइज़ेशन मेथड ये बोलता है कि जब सेमेस्टर 2 का क्लासेस होगा, जब अभिषेक पांडे क्लासेस लॉन्च करेगा सेमेस्टर 2, तो जो भी आपने एडवांस में रिसीव किया है, तब आप दिखाइएगा। अभी आपने ले लिया है, आप उसको रखिए। अभी आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में मत दिखाओ। जब आप सेमेस्टर 2 का क्लासेस चालू करोगे, तब दिखा देना। तो अगर आपने अभी मेरे को सेमेस्टर 2 का फीस दे दिया, मेरा ये रेवेन्यू है ही नहीं। ये मेरी एडवांस इनकम है, पर ये मेरा रेवेन्यू है ही नहीं। इसको रेवेन्यू तब मानेंगे जब मैं सेमेस्टर 2 का क्लासेस लॉन्च करूँगा। ये बात कौन बोलता है? रियलाइज़ेशन कॉन्सेप्ट। रियलाइज़ेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इन सिंपल वर्ड, इनकम इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हेन द गुड्स आर सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइड। जब मैं सेमेस्टर 2 की सर्विसेज दूँगा, उसके बदले जो फीस आएगी, तब मैं उसको रिकॉर्ड करूँगा। नॉट व्हेन द कैश यू रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मुझे एडवांस मिल गया, ये मेरा इनकम का पार्ट नहीं, मेरा रेवेन्यू का पार्ट नहीं। ये एडवांस है, एडवांस इनकम है, मेरा रेवेन्यू नहीं है। समझ गया मेरा बात? क्लियर हुआ ये चीज़? लाइव स्टूडेंट, क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब दो ही क्वेश्चन है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भैया 2026 चल रहा है, हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? हमारा भी फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026, ये हमारा भी चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर। तो इस ईयर में जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम है, सब इसी ईयर में होने, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव पैसा मिला है या नहीं। होता है ना, जिस ईयर का खर्चा उसी ईयर में, इस ईयर की इनकम उसी ईयर में दिखा। इसको बोलते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो सिंपल है कि अगर कोई ट्रांज़ैक्शन इसके बीच में हुआ है, अगर कोई ट्रांज़ैक्शन 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 के बीच में हुआ है, सारा का सारा ट्रांज़ैक्शन का रिकॉर्ड इन्हीं के बीच में होना चाहिए। ना इसके प्रीवियस वाले ईयर में, ना इसके नेक्स्ट वाले। अगर ट्रांज़ैक्शन इसके बीच में हुआ है, तो रिकॉर्ड भी इसी बीच में करो। क्लियर है? लाइव स्टूडेंट, क्लियर है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक, ठीक। लास्ट में था मैचिंग कॉन्सेप्ट। 20 क्वेश्चन हो गया ना? अब 21 क्वेश्चन हमारा आएगा, पार्ट बी में आएगा। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सुनो। मैचिंग कॉन्सेप्ट का 2-3, मान लो एक कंपनी है, अगर ये मंथली बेसिस पे अकाउंट बना रही है, मंथली बेसिस पे अकाउंट बना रही है, मंथली बेसिस पे, ठीक है? मंथली बेसिस अकाउंट बना रही है, ठीक है? तो अगर मान लो ये स्टॉक है, ये स्टॉक इन्होंने मान लो मार्च में सेल किया, मार्च में सेल किया, तो इसका जो ओवरऑल रेवेन्यू है, वो मार्च में ही दिखाएँगे, और इस स्टॉक का जो परचेज़ कॉस्ट है, इस स्टॉक का जो परचेज़ कॉस्ट है, वो भी कब दिखाओगे? मार्च में ही दिखाओगे। इसी को बोलते हैं मैचिंग ऑन। जैसे बहुत सारे कंपनी होती है ना, बहुत सारे बिज़नेस होते हैं जो मंथली बेसिस बना, मंथली बेसिस पे बना, ठीक है? तो मंथली बेसिस का मतलब क्या हो गया? मंथली बेसिस का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि आपको मैच करना है। जिस मंथ का खर्चा सॉरी, जिस मंथ का इनकम, उसी मंथ का खर्चा आपको मैच करना है। जैसे एक स्टॉक है, इस स्टॉक को आपने सेल किया है मार्च में सेल किया, तो रेवेन्यू कब दिखाओगे? मार्च में दिखाओगे। और इस स्टॉक का जो परचेज़ कॉस्ट है, वो भी मार्च में दिखाओगे, ठीक है? सर अगर ईयरली बेसिस पे दिखाया तो? तब तो अक्रूवल बेसिस फॉलो हो जाएगा। इस ईयर का खर्चा उस ईयर का सेल। तो अगर आपका ईयरली बेसिस में अकाउंटिंग पीरियड है, पूरे साल भर का जो खर्चा है, पूरे साल भर का जो इनकम है, वो सेम ईयर का होना चाहिए। सेम ईयर का एक्सपेंसेस, सेम ईयर का इनकम। 2025-26 का जो खर्चा है, 2025-26 का इनकम से मैच होना चाहिए, या 2025-26 का जो इनकम है, वो 2025-26 के खर्चा से मैच होना। एग्ज़ाम्पल देख लो यहाँ पे, एग्ज़ाम्पल देखो दे इफ ए कंपनी अर्न सेल रेवेन्यू इन द मार्च बाय सेलिंग द गुड्स। अगर कंपनी ने मार्च में सामान बेच करके क्या कमाया? रेवेन्यू कमाया। द कॉस्ट ऑफ दोज गुड्स, जो भी आपने, दोज मतलब जो आपने सेल किया है, उसकी कॉस्ट, वो भी कब दिखाओगे? मार्च में ही दिखाओगे। शुड बी रिकॉर्ड इन द मार्च। इवन द पेमेंट ऑफ गुड्स वाज मेड अर्लियर लेटर, या तो पेमेंट आपने पहले रिसीव कर लिया, बाद में रिसीव, फर्क नहीं पड़ता। जिस मंथ में आपने बेचा है, अगर आपने मार्च में बेचा है, तो खर्चा भी मार्च में दिखाओ। अगर आपने दिसंबर में सामान बेचा है, तो जो सामान बेचा है, उसका खर्चा भी आप दिसंबर में दिखाओगे। इसको बोलते हैं मैचिंग कॉस्ट। क्लियर है? विश्वन, दिक्कत कुछ मत? यस सर। ओके।
तो आपका मैंने ओवरऑल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। पार्ट बी में मैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा। ये 20 क्वेश्चन फटाफट आप कंप्लीट करिए, आपका एग्जामिनेशन होगा सैटरडे। आप 20 क्वेश्चन रात भर में कंप्लीट करो, कल आके नेक्स्ट 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है?